हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निक ब्रेन स्टडीज़। तो आइए आज क्लास 10 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी देखते हैं जो कि इस चैप्टर में हमें करनी है। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। जो दूध होता है उसको गर्मियों में जो रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है उसको देखेंगे। एन आयरन तवा पेन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। जो आयरन का जो तवा होता है, पेन होता है, कढ़ाई होती है, उसको जब हम ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है उसको देखेंगे। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, और जो अंगूर होते हैं वो पक जाते हैं, फर्मेंटेड हो जाते हैं, उनको देखेंगे। फूड इज कुक्ड। तो ये सभी एक्टिविटीज़ को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आइए, इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल substance have somewhat changed. We have already learned about physical and chemical change of matter in our previous classes. जैसा कि आपको पता होगा 9th क्लास में हमने फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा है। फिजिकल चेंज किसको कहते हैं, केमिकल चेंज किसको कहते हैं। whenever chemical change occur we can say that a chemical reaction that has take place। जब कोई भी केमिकल चेंजेस होता है तो उसको हम केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लें, आपका जो मिल्क है, जब हम मिल्क को कन्वर्ट करेंगे कर्ड में तो वो केमिकल चेंज हो गया और उसको हम केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। यू में परहैप वी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन। हाउ डू वी कम टू नो दैट a chemical reaction has take place। जो केमिकल रिएक्शन होती है वो एक्चुअली होती क्या है और वह कैसे होती है उसको हम इसमें देखेंगे। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर टू दीज क्वेश्चंस। इसके लिए हम कुछ एक्टिविटी करेंगे। जो एक्टिविटीज़ हैं जो उनका मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा, जो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो ऑल एक्टिविटी हैं चैप्टर की अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में। तो इसके देखेंगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द मैग्नीशियम रिबन। और वैसे मैं बताता हूँ इस चैप्टर में, देखो ये डायग्राम है, इसमें एक बर्नर है और ये मैग्नीशियम रिबन को बर्नर की हेल्प से बर्न किया गया है। तो इसमें ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर निकला है। यह एक्टिविटी इसी के बारे में है कि जो इसके साथ जो वाइट फ्लेम है इसको हम अब देखेंगे। जो वाइट मैग्नीशियम रिबन है इसको हमने जलाया है यहाँ पर बर्नर की हेल्प से, इसको यहाँ पर देखेंगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व that magnesium ribbon burn with a dazzling white flame and change into a white powder. This powder is magnesium oxide. It is performed due to reaction between magnesium and oxygen present in air। तो हमने देखा जो पाउडर है, जो मैग्नीशियम रिबन है, उसको हमने एक सैंड पेपर से रब करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उसकी जो लेयर होती है, जो ऑक्सीजन की लेयर है उस पर से वो हट जाए और जो इजली बर्न हो जाए। तो वह वाइट फ्लेम के साथ बर्न होगी और वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यह पाउडर ही मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है, ये एक रिएक्शन है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ये एयर और मैग्नीशियम, जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और मैग्नीशियम के बीच में जो रिएक्शन हुई है उसकी वजह से ये हमें वाइट पाउडर मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो आगे देखेंगे फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़, मतलब 2 एक्टिविटीज़ और हैं, इनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस। तब कोई भी ये कहना चाहता है कि एक केमिकल रिएक्शन होने पर क्या क्या चेंजेस आती है उसमें, केमिकल रिएक्शन एज टेक प्लेस क्या क्या ऑब्जर्वेशन, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मिलेंगे हमको। देखेंगे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, चेंज इन स्टेट। स्टेट चेंज हो जाएगी उसकी, जैसे कि कोई सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में हो जाएगा, लिक्विड से गैस में हो सकता है, गैस से सॉलिड में। ये तो उसकी स्टेट हो गई। तो वैन इन चेंज इन कलर, कलर में जैसे कैसे चेंज होगा,
कलर में चेंज देखेंगे कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो डिफरेंट कलर की होगी यहाँ पर, और ये वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गई है, वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गई है। तो चेंज इन कलर हो गया। नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ द गैस। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन करेंगे हम तो उसमें गैस निकलना तो कंपलसरी है, वेपर भी बनेंगी, इवोल्यूशन ऑफ द गैस भी हो सकता है। और चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर तो चेंज होगा ही होगा। जैसे कि सॉलिड है, सॉलिड को हम आइस ले लें, आइस को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो सॉलिड, जब आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा उसको तुरंत बाहर निकालेंगे रेफ्रिजरेटर से, तो उसका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। तब उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो उसका टेम्परेचर कुछ बढ़ जाएगा 0 से, तो इसको हम कह सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर हो गया। अब देखेंगे, as we observe the change around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. जब हम ऐसे चेंजेस को अपने पास में देखेंगे तो एक बहुत ही लार्ज वैरायटी में केमिकल रिएक्शन हमारे चारों ओर occurred हो रही हैं। We will study about the various type of the chemical reaction and their symbolic representation in the chapter. और इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शन के बारे में और इनके सिंबल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए, पहला टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होती क्या है? एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब एज, जो एक्टिविटी 1.1 है मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग की। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन ऑक्सीजन, जब कोई भी मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन में बर्न की जाती है, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, वह मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फ्रॉम इज क्वाइट लॉन्ग। तो ये केमिकल रिएक्शन होती है, ये एक लंबी केमिकल रिएक्शन होती है। इट कैन बी रिटन इन द शॉर्ट फॉर्म, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप सोचिए, किसी को हम बताएं और किसी को हम कुछ सिम्बल्स के साथ रिप्रेजेंट करें तो वो शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी, इसलिए इसने कहा है कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी रिटर्न कर सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज़ टू राइट इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन। तो इसलिए हम इसको सिंपल करने के लिए वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। द वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन वुड बी, क्या होगी? मैग्नीशियम है, Mg से डिनोट करेंगे, ऑक्सीजन है, O2 से डिनोट करेंगे। तो एक जो O2 का मॉलिक्यूल है, जब मैग्नीशियम एलिमेंट्स के साथ मिक्स होगा या रिएक्ट करेगा तो ये एक हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड होती है LHS वाली और RHS वाली, जो LHS वाली है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, उसको हम रिएक्टेंट साइड कहते हैं। देखिए, केमिकल इक्वेशंस जैसे Mg है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन O2, इसको हम रिएक्ट करेंगे तो हमको MgO मिलेगा, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तो आपका रिएक्टेंट साइड होगी, तो ये तो आपकी रिएक्टेंट साइड हो गई, और ये आपकी प्रोडक्ट साइड हो गई। LHS को रिएक्टेंट साइड और RHS को प्रोडक्ट साइड। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसको प्रोडक्ट साइड कहते हैं, और जिससे हम एलिमेंट को मिक्स कर रिएक्शन टेक प्लेस होती है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। तो इसको हम बैलेंस भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल हैं वो कितने 2 हैं रिएक्टेंट साइड में, और ये प्रोडक्ट साइड में देखेंगे, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर बने हैं
यहाँ पर देंगे मैग्नीशियम का 1 है और यहाँ पर भी मैग्नीशियम का 1 है। तो अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 Mg हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, लेकिन जो मैग्नीशियम है वो डिसबैलेंस हो गया। तो यहाँ पर भी हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं Mg में, तो ये इक्वल हो जाएंगे कि नहीं। ये हमें जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो हमें फॉलो करना पड़ता है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट साइड। मतलब ये है कि इसका जो मास होगा वो इसके इक्वल होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन पूरी हो पाएगी। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगी ये 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO। वैसे हम आगे इसको डिस्कस करेंगे वैलेंस इक्वेशन में। तो देखिए, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। इसी के बारे में बता रहा है जो हमने आपको बता दिया है। जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन है, वो रिएक्टेंट फॉर्म में है। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो नया सब्सटेंस बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड वह प्रोडक्ट है। ए वर्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। जो इन दोनों के बीच में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम एक एरो से डिनोट करते हैं। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जो मैंने आपको बता ही दिया पहले, जो रिएक्टेंट होगा वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा और जो प्रोडक्ट होगा वो राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा। और इससे हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो इसके लिए हमें प्लस का साइन यूज करना पड़ेगा। तो सिमिलरली द प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद ए प्लस साइन बिटवीन देम द अरो हेड पॉइंट्स। तो हमें यहाँ पर तो अब जो प्लस साइन की है उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। जो एलिमेंट है वो दो अलग अलग एलिमेंट हैं। कंपाउंड के बीच में अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो यहाँ पर प्लस का साइन हमें रखना पड़ेगा। तो द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड द प्रोडक्ट एंड फॉर द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। जो एरो है वो प्रोडक्ट की साइड होगा, इसलिए क्योंकि यह इसकी रिएक्शन दिखाएगा कि रिएक्शन किधर हो रही है, रिएक्शन की डायरेक्शन दिखाएगा। अब हम आते हैं राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। ये कह रहा है कि कोई दूसरे छोटे रास्ते हैं केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखेंगे केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड more concise and useful if we use chemical formula inside of the words। ये कह रहा है कि जो केमिकल इक्वेशन है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में ला सकते हैं और उसको यूजफुल बना सकते हैं अगर हम उसके फार्मूले को वर्ड में यूज करें। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल इक्वेशन होती है, वह केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। जो मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ उसको करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इफ़ यू रिकॉल फार्मूला ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। Mg प्लस O2 MgO। तो मैग्नीशियम की जब हमने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराई तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट मिल गया, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिल गया। और ये एरो है, ये डिनोट कर रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन किधर हो रही है। तो यहाँ पर इसने बैलेंस नहीं किया है, लेकिन बैलेंस करना जरूरी होता है इक्वेशन को। यहाँ पर इसलिए नहीं किया क्योंकि अगला टॉपिक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो आपकी समझ में आ रहा होगा। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ द एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द left hand side and right hand side of the arrow is the number of atom of the each
एलिमेंट द सेम ऑन बोथ द साइड। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो प्रोडक्ट साइड है और जो रिएक्टेंट साइड है उसके एटम्स का नंबर इक्वल होना बहुत ही ज़रूरी है। इफ़ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। वही बात आ गई यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस्ड की। इफ़ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड because the mass is not the same on the both side of the equation. Such a chemical equation is skeleton chemical equation for a reaction. Equation 1.2 is a skeleton chemical equation for the burning of magnesium in air. तो यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, इनको हम अंडरलाइन करेंगे। स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, इसको हम देखेंगे। स्केलेटन केमिकल इक्वेशन होती क्या है? स्केलेटन केमिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसको अनबैलेंस छोड़ दिया जाता है। पहले ही इसने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है कि अनबैलेंस्ड, तो आप घबराइएगा मत। इसका मतलब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो स्केलेटन केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम एयर, तो ये पहले की बात कर रहा है कि जो 1.2 की जो रिएक्शन है उसने अनबैलेंस छोड़ दी है, इसको हम स्केलेटन इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको समझेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो मैंने आपको पहले डिस्कस किया था, वही आ गया, रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडी इन द क्लास 9। ये तो आपने पहले क्लास 9 में पढ़ लिया होगा, लेकिन यहाँ पर भी डिस्कस कर देता हूँ मैं कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ अंडरलाइन करते जाना। दैट यू स्टडी इन क्लास 9, मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। जो मास है, जो किसी भी एलिमेंट है, उसका जो मास होता है वो ना तो कभी भी क्रिएट किया जा सकता, ना तो कभी बनाया जा सकता। एलिमेंट का मास कभी बनाया नहीं जा सकता और ना ही कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। तो ये कह रहा है कि जो टोटल मास है प्रोडक्ट साइड का, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट साइड एज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। मैंने आपको बता ही दिया है कि जो रिएक्टेंट साइड है और प्रोडक्ट साइड है, दोनों का मास इक्वल होना बहुत ही जरूरी है। इन अदर वर्ड द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। जो नंबर ऑफ एटम्स हैं एलिमेंट्स के, जो एलिमेंट्स का जो नंबर है वो सेम रहना चाहिए पहले भी और बाद में भी। केमिकल इक्वेशन जो केमिकल रिएक्शन हुई है उसका जो इक्वेशन है, उसका जो मास है, एटम नंबर है, एलिमेंट का एटम नंबर है, वो पहले भी सेम रहना चाहिए और बाद में भी सेम रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो मास है दोनों का, जो रिएक्शन साइड का और प्रोडक्ट साइड का मास इक्वल होना चाहिए। या तो कैसे भी किया जाए, या तो उनके जो एटम्स हैं उनको चेंज किया जाए या एलिमेंट के नंबर को चेंज किया जाए, कैसे भी करके उनके मास को इक्वल लाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन कही जाएगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये कौन सी इक्वेशन होगी? स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, जो कि 1.2 इक्वेशन दी रखी है। हेंस वी नीड टू बैलेंस ए स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है। इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड? अब ये एक क्वेश्चन है, इसको पूछा है इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस, तो 1.2 केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस है? नहीं, तो हम इसका आंसर लिखेंगे नो। ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 मे बी रिप्रेजेंट एज। ये कह रहा है कि चलो आगे हम सीखेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 मे बी रिप्रेजेंट एज, जो मैं एक्टिविटी 1.3 है जो यहाँ पर दी रखी है 1.3, तो इसको यहाँ पर सिम्बल्स के साथ नोट किया गया है। तो देखें इसको,
जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, एरो का साइन, तो ये कौन सी साइड होगी, ये रिएक्टेंट साइड होगी और ये प्रोडक्ट साइड होगी। तो वहाँ पर हमारा MgO ही बन रहा था, इसलिए प्लस का प्रयोग नहीं किया गया। इसलिए हमने यहाँ पर दो कंपाउंड बने हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर प्लस का यूज किया है। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, अगर हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगी। तो हम केमिकल इक्वेशन करेंगे यहाँ पर, कौन सा है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, एरोसाइन, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो इसको हम इक्वेश जो वर्ड हैं उनसे डिनोट करेंगे। तो Zn H2SO4 और ZnSO4 प्लस H2। तो ये तो आपकी रिएक्टेंट साइड हो गई और ये आपकी प्रोडक्ट साइड हो गई। तो देखें इसको, इसका मास इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसको बैलेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो जिंक के जो जिंक का एलिमेंट है, जो एटम है, वो यहाँ पर भी 1 है LHS साइड वाली में, रिएक्टेंट साइड, और ये RHS प्रोडक्ट साइड। तो Zn जिंक को देखेंगे यहाँ पर भी 1 है। हाइड्रोजन को देखें तो यहाँ पर भी 2 है, हाइड्रोजन देखें यहाँ पर भी 2 है। H2 को हम कभी भी सिंगल नहीं रखते हैं क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में सिंगल में एग्जिस्ट नहीं होता है। तो SO4 सल्फेट को देखेंगे, ये कितना है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर 1 ही है, और जहाँ पर SO4 को देखेंगे ये भी यहाँ पर 1 ही है। तो मतलब कहने का ये है कि ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है। तो ये अब इसको हम केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन कह सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैलेंसिंग। तो इसका हम आपको एक इजी वे भी बताएंगे, जो ये भी आपको मैटर सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, उसको हम एक्टिविटीज़ के जो अगला वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए, वही है ये जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। द अबव वर्ड इक्वेशन मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशन। और ये यहाँ पर जो वर्ड हैं उनसे डिनोट किया गया है 1.3 इक्वेशन को। Let us examine the number of atoms of different element on both side of the arrow। तो वही है जो हमने किया है, इसको हम एलिमेंट से डिनोट करेंगे और नंबर ऑफ एटम LHS जो रिएक्टेंट साइड का है उसकी जो नंबर्स लिखेंगे और प्रोडक्ट साइड के नंबर लिखेंगे, जो हमने आपको सॉल्व करके बता ही दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे एज द नंबर ऑफ द एटम ऑफ द ईच एलिमेंट in the same on both side of the arrow is balanced chemical equation। तो वही है जो पहले से ही बैलेंस्ड इक्वेशन है। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। जो एग्जांपल्स हैं इसको हम करेंगे, सॉल्व करेंगे। एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो कौन सा है, Fe प्लस H2O एरो, Fe3O4 प्लस H2। ये पहली इक्वेशन आपकी। इसको जो Fe है वह जो वाटर से रिएक्ट कर रही है, जिसको हम आयरन कहते हैं, आयरन, ये वाटर, ये फेरिक ऑक्साइड और ये हाइड्रोजन। फेरिक ऑक्साइड और ये हाइड्रोजन।
तो हमें इसको बैलेंस करना है, तो देखेंगे कैसे इसको बैलेंस करेंगे। पहला स्टेप देखेंगे, फर्स्ट स्टेप, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। पहला स्टेप आपको कुछ नहीं करना है, ये कह रहा है इसमें ब्रैकेट बनाइए आप और ऐसे ही इसको रहने दीजिए। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, लिस्ट द नंबर of atom of different elements present in the unbalanced equation। अब इनके जो एलिमेंट हैं इनको लिखना है, जो एलिमेंट कौन कौन सी एलिमेंट है इसमें, इसका बॉक्स बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक और बॉक्स बनाएंगे, इस बॉक्स में नंबर ऑफ LHS साइड लिखेंगे, LHS साइड। फिर यहाँ पर एक और बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर RHS मतलब प्रोडक्ट है, इसको ब्लॉक कर देंगे। अब जो एलिमेंट हैं कौन कौन से एलिमेंट हैं उनको देखेंगे। फर्स्ट एलिमेंट आपका Fe मतलब आयरन, सेकंड एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन, थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन, तीन एलिमेंट इसको देखेंगे। तो यहाँ पर जो आयरन है वो कितनी है, जो आयरन है वो अभी वन है और इधर आयरन 3 है, इधर हाइड्रोजन से 2 है और इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 4 है। तो देखेंगे कौन कौन अनबैलेंस्ड है और कौन कौन बैलेंस्ड है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर बैलेंस्ड है और आयरन